Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. वो जन्म देती है, वो कर्म देती है, वो इतिहास रचती है, वो सबको सलाह देती है, वो किसी को आगे बढ़ाती है तो किसी को संघर्ष का मतलब सिखाती है। वो कोई और नहीं, वो एक सिर्फ स्त्री है, नारी है और एक शक्ति है। ना मैं अबला हूँ, ना ही मैं बेचारी हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा नारी हूँ, मैं नारी हूँ। तो चलिए नई सोच लिए नए राहों पर अग्रसर करें, नारी का सम्मान करें और समाज को खुशहाल बनाएं। कुछ इसी तरह की नारी शक्तियों को सलाम करता है हमारा ये शो। तो आज हम इन्हीं खास हस्तियों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे जिन्होंने नारी शक्ति की नींव को एक एसोसिएशन में तब्दील किया, इसे छोटे से मंजिल से एक बहुत बड़े मुहिम बनाया, जिन्होंने लाखों करोड़ों नारियों की अपने में एक आवाज़ बनी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। मैम सभी को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो वही दो महिलाएं हैं जिन्होंने एक छोटे से मंजर को एक मंजिल दिलाई। तो मैम, इस बड़े काम के लिए मैं आपका सादर प्रणाम करती हूँ और आपको इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच आपका। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी अंजू वर्मा जी से। नमस्कार जी। और गुरमीत जी से। नमस्कार। जिन्होंने एक बहुत बड़ी छोटी सी मुहिम को इतना बड़ा और लाखों करोड़ों महिलाओं की आवाज़ बना दी। मैम, ये जज्बा, ये जुनून कहाँ से आया आपको? आप सभी को मेरा दोबारा से नमस्कार। ये जज्बा मुझे मेरी फैमिली से ही मिला है। मेरे मदर एक सोशल वर्कर थे, रेड क्रॉस से मिलके वो काम किया करते थे। मैं बहुत छोटी थी तो उनको देखती थी काम करते, तो बहुत छोटी एज में उनको एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद मेरे 5 भाई बहन थे, काफ़ी बड़ा परिवार था। पापा प्राइवेट जॉब करते थे। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे, और मेरे सिर में बड़ी होने के कारण मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो पढ़ाई तो मैं करती थी शायद साथ साथ, उसके साथ साथ मैं थोड़ा अपने ब्रदर सिस्टर को भी देखती थी। तो जब भी मुझे कोई मुश्किल आई समाज में तो मुझे लगा कि कोई होना चाहिए, कोई होनी चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो पर तब ऐसा मुझे कोई मिला नहीं, जैसे मेरे मदर थे। तो मुझे लगा कि जब भी मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, थोड़ी सक्षम हो जाऊंगी, थोड़ी अपनी फैमिली से उभर जाऊंगी, तो मैं एक एनजीओ की शुरुआत करूंगी। ये मुझे सब कुछ मेरी मदर से, मेरी पेरेंट्स से, अपने घर में ही मैंने देखा है सब कुछ। तो आपकी मदर एक आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया उन्होंने? हाँ जी, आप ऐसा कह सकती हैं। पर मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई। तो जो ज़्यादा आगे जाके प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे, वो मेरे फादर रहे हैं। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे। मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि हम 5 भाई बहन थे और बहुत छोटे थे। मैं 14 साल की थी, तो आप सबसे छोटा जो था 4-5 साल का था। और वो मेरा ब्रदर हैंडीकैप है, पोलियो का शिकार है। मेरे पापा हमें सुबह तैयार करते, नहलाते धुलाते, कपड़े धोते, हमारे बर्तन वगैरह करके, और हमें स्कूल छोड़ के आते। तो उनकी जो जितनी शिद्दत से उन्हें हमें पाला, कभी उन्होंने लगा नहीं, उनको मैंने ऐसे कभी उनके फेस से रीड नहीं किया कि हम उन पे बोझ हैं। हम 3 लड़कियां हैं, तो 2 बेटे हैं, छोटे हैं। तो उनको देख के मुझे ये जज्बा, ये जुनून ज़्यादा लगने लगा। और उसके बाद पापा हमारे एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। हम फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे। तो हमारे पापा के ब्रदर हैं, जिनको हम डैडी जी कहते हैं, वो आर्मी में हैं, और वो हमारी लाइफ में आए। हमारी लाइफ उनके आने से बेटर हो गई, और उनको हम डैडी जी कहते हैं। मुझे आज तक कभी फ़र्क नहीं लगा कि मेरे पापा और डैडी कौन है उनमें से। जो पापा थे उन्होंने हमें मदर का प्यार दिया, और जो डैडी थे उन्होंने हमें पापा का प्यार दिया। और उनकी फाइनेंशियली स्थिति साउंड होने से हम पढ़े लिखे आगे सेटल हो पाए। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा जज्बा प्रैक्टिकली जो वर्क करने का, मैंने कभी उनको लड़ते झगड़ते नहीं देखा। दोनों को एक दूसरे के साथ इतना मेल मिलाप से रहते देखा आज तक भी। अब लास्ट ईयर मेरे पापा की डेथ हो गई है, डैडी अभी भी मेरे साथ हैं।
उन्हीं को देख देख के मुझे ये अच्छा भी लगता था कि दो आदमियों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग। और जो मेरे डैडी हैं जिनको मैं कहती हूँ, उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं करवाई। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका एनजीओ के शुरू होने से अब तक का सफ़र किस तरह से रहा? कितनी कठिनाइयों का आपने सामना किया? कठिनाइयां तो मैम बहुत आईਆਂ, पर फिर भी मैडम ने सानू फेस करने ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ मैं भी एक घरेलू औरत ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਠਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ एनजीओ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ मेरा साथ ਦਿਓ। जी, घरेलू से अब आप इतने बड़े बड़े मुहिम को संभालती हैं, ऐसे अपनी जैसी और औरतों को देखती हैं, आपका व्यक्तित्व दिखता है किसी भी नारी में? हाँ जी मैम, देखो सानू कुछ भी नहीं आंदा सी करने, घरेलू औरतां कि खाना भी बना सकदियां और कुछ नहीं कर सकदियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ एनजीओ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਦਾ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਈਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत साडे बड़ी अंदर भी अचीवमेंट शक्ति आंदी है जी बिल्कुल, सानू ये काम करने का मौका मिला जी। तो आपका मैम एक सफ़र रहा एनजीओ का, वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये तो रही आपकी बचपन की बात जो शुरुआत हुई, तो अब आपका सफ़र कैसे बन गया ये? जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी उम्र में मेरे मदर एक्सपायर हो गए, तो हमने पापा डैडी के साथ हमारा थोड़ा फ्यूचर आगे बढ़ने लगा। मेरी छोटी सी एज में ही शादी हो गई, 70 ईयर की थी मैं। मुझे जो हस्बैंड मिले वो बहुत अच्छे मिले, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, वो हिमाचल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड ने कभी भी आज तक मुझे किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। जैसे सभी लोग बोलते हैं कि हमारी शादी 1.25 रुपये में हुई है, मेरी शादी तो 1.25 रुपये में भी नहीं हुई। मैंने ऐसे ही रखा कि मेरी 5 शर्तें हैं, तो मैं इस ब्याह पे शादी करूँगी। तो शर्तें मेरी ये थी सबसे पहले कि मेरे भाई बहन छोटे, मैं यही रहूँगी, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे ससुराल जाने के लिए। हमारे घर में आपको कुछ नहीं दे सकेगा कोई, आप भी अपने 3 वस्त्र जो आप ही लेके आइएगा, 5 आदमी आने चाहिए, इशू मेरे पर्स जब मैं चाहूँगी तब होगा, ऐसी मेरी 5 शर्तें थी। तो 5 शर्तों में आपकी शादी होगी? शादी होगी। आप जैसा मैंने कहा उससे भी 4 गुना बढ़ के ही हुई, ऐसे जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बड़ी बात है। शायद मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि लोग डिमांड करते हैं, डाउरी के केसेस हम रोज़ देखते हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग देखते होंगे उस चीज़ों को, तो शायद वो चीज़ें ना होकर सिर्फ अगर हर घर में ऐसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन जाए, ऐसी एक नियम बन जाए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि डाउरी के केसेस और भी ऐसे केसेस जुड़ेंगे। जी। और जैसे आपने पूछा कि आपने ये कैसे शुरुआत की, उसके बाद जब मैं मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ाना चाहते थे, उनको बहुत शौक़ था कि मैं एक हाउसवाइफ बन के ना रह जाऊँ, वो मुझे वर्किंग वुमेन देखना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे कोर्स करवाया। कोर्स के बाद मैंने 9-10 साल एक्सपोर्ट हाउस में लुधियाना वर्क किया है, डेली वर्किंग में यहाँ से अप डाउन करती रही। मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिला है। मैंने कभी उनका कोई काम रह गया होगा, शायद मेरे से नहीं हुआ, पर उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा, सच में। तो मैम आपको लगा नहीं कि घर से निकलते वक्त और घर जाते वक्त कुछ ऐसे प्रश्न जो हर लड़की, मैं, हमारी बहनें, हमारी साथ वाली लड़कियां बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करती हैं, क्वेश्चंस बहुत उठते हैं लड़कियों पे, तो आपके हस्बैंड नहीं है, समाज आप पे बहुत उंगलियां उठाता होगा, आप उनको कैसे नज़रअंदाज करती हैं? जिसे कहते हैं इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज़ है, वो कैसे आप करती हैं? उनकी बातों का इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं देखते किसी की बातों का जी। हमने एक ही लक्ष्य रखा है, हमने ये काम करना है तो करना है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि सबको अवॉइड करके आप अपनी बात को मानो, बहुत बड़ी चीज़। इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये बहुत छोटी एज में थी जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। और इसके 2 बेटे हैं, छोटे थे काफ़ी, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसे। तब हमने अभी एनजीओ नहीं बनाया था, तो सहेलियाँ, एक्चुअली मेरी मदर की सहेली थी, क्योंकि मामा है, तो उसके बाद थोड़ा मेरे सर्कल है, हम दोनों एज ग्रुप की हैं, थोड़ा मैं भी आने जाने लगी जब इसके हस्बैंड बीमार रहते थे। तो मैंने देखा कि एक औरत कितना भाग दौड़ करती है, सिविल हॉस्पिटल में जाना, बच्चों को स्कूल भेजना, और कोई भी आसपास का कोई रिश्तेदार था नहीं इसका ज़्यादा, पूछते कि तुम करती क्या हो। हाँ, फिर भी है ना, तो ऐसे बीमार थे काफ़ी, वो भी ऐसे डेथ होगी उनकी। फिर जब ये मेरे संपर्क में आई, मेरे साथ ही, तो मैंने इसको ऐसे ही बोला कि देखो आप किसी बात से घबराना नहीं, जितनी भी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगी, और कभी भी आपको दिन को ज़रूरत है, रात को ज़रूरत है, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आप अपने निश्चय से लगे रहिए, आप हमें सक्सेस होंगे, ये मेरा दिल कहता है। और इसने वो बात को ऐसे कह लीजिए कि अपने पल्लू के साथ बांध लिया, और इसने काफ़ी स्ट्रगल किया, मैंने देखा है, काफ़ी हिम्मती ये लेडी थी।
तो आपको पूरा समाज, आप दोनों को, इनफैक्ट मैं भी ये चीज़ कहती हूँ कि आप सच में महिलाओं का मसीहा हैं। तो जब आप चलती हैं तो सच में लोग आपको कहते होंगे कि आप हमारी सुनिए मैम, पहले आप हमारी सुनिए, हमारी मदद करिए। तो वो सुनकर कैसा लगता है आप दोनों को? पोजीशन को तो मैंने कभी अहमियत नहीं दी, पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। सबसे बड़ा बात, जो भी हमें अपना काम बताती हैं, खास करके लेडीज़ या लड़कियां जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जब उनका हम काम कर देती हैं, वो जो उनके फेस पे जो खुशी होती है ना, उसका कोई मूल्य नहीं होता। और मैं शुरू से मैं एक लेडीज़ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रही हूँ शुरू से। मुझे औरतों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। किसी की बेटी हो, अपनी बेटियों से तो जो है ही है, किसी की बेटी हो, मैं हमेशा, इनको भी पता है कि मैं हमेशा सबसे पहले उनका काम करने की तरजीह देती हूँ कि ये काम होना चाहिए। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि आज का समाज ये चीज़ कह तो देता है कि शायद औरतें पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाती हैं, और उसी वक्त कई कई जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पे साइड कर देती हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारी ही अहमियत है, हम ही करेंगे, कहते कंधे से कंधा तुम नहीं मिला सकती। तो वो चीज़ें, शायद उन जंजीरों को हम तोड़ सकते हैं। एक ऐसा मैसेज जंजीरों को तोड़ने के लिए आप क्या देना चाहेंगी लोगों को? मैसेज ऐसा है कि आगे से बहुत समाज में फ़र्क पड़ा है। आज आपने भी देखा होगा कि आगे लोग बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, अब जितना समाज हमारा शिक्षित हो रहा है, हमारा नया युवा जो आ रहा है, यूथ जो आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी तरह उभर के आ रहा है समाज में। उनके चाहे पहला बेटा हो या बेटी हो, वो उतनी ही खुशी मनाते हैं आजकल। मैम, कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं लगती कि बच्चियां अपने घर, अपने मायके से उतना प्यार बटोर कर लाती हैं, और ससुराल में आके वही टोकरी जब तोड़ दी जाती है और जब उनके पैरों में बेड़ियां डल जाती हैं, किस तरह से क्या फ़र्क पड़ता है उस लड़की पे? क्या लगता है कि वो सच में समाज को चला पाएंगी? देखिए, ऐसा है कि औरत को जननी कहा गया है, सृजनहारी कहा गया है, और मेरा मानना है ऐसा कि औरत 2 परिवार संभालती है। मायके में थोड़ा उसको लाड प्यार से रखा जाता है, कई ससुराल वाले भी लाड प्यार से रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा लड़कियों को भी पेशेंस होना चाहिए थोड़ा। तो हमें, जब हम अपनी बेटी को भेजते हैं, तो हमें भी उन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, और अपनी बेटियों को भी ये सीख देनी चाहिए कि बेटी, अब आपने ये भी घर संभाला है, जैसे इससे भी अच्छा संभालना है। अगर आपकी मदर आपको कुछ बोल भी देती है, तो आपकी मम्मी भी बोलती है। कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ ही ऐसा करें, तो कुछ सासू माँ को भी चाहिए कि जैसे उनकी बेटी, उन्होंने अपनी बेटी रखी, ये भी आपकी ओरिजिनल बेटी आपकी यही है। और जो हस्बैंड लोग हैं, उन्हें भी चाहिए कि माँ को माँ की इज्जत दें और पत्नी को पत्नी की इज्जत, बैलेंस करके चले। मुझे लगता है अगर हस्बैंड ये बात समझ पाएगा, तो वाइफ और पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे महिलाओं को वास्तविक आर्किटेक्ट कहा गया है, आप दोनों उस चीज़ से कैसे तात्पर्य रखती हैं कि वही घर जोड़ती हैं, वही घर बनाती हैं, वही रिश्ते भी बनाती हैं? तो वो चीज़ किस तरह के आर्किटेक्ट की बात करी गई है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि महिला एक अच्छी आर्किटेक्चर है हमारे समाज के लिए। अगर एक जड़ मजबूत होगी तो एक पेड़ मजबूत होगा, एक नींव मजबूत होगी तो एक इमारत मजबूत होगी। ऐसे अगर नारी मजबूत होगी तो हमारा समाज बहुत मजबूत होगा। जी, बेटी का जन्म देना वो एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले बेटी होते ही बेटी को मार देते हैं। एक डेटा के हिसाब से बताया गया है कि हर 3 मिनट पे एक लड़की का रेप होता है, हर 30 मिनट पे एक लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, और हर 3 घंटे में एक लड़की मैरिटल रेप का और मैरिटल सुसाइड की विक्टिम होती है। वो चीज़, इस तरह के ऐसे केसेस आपके पास आए हैं जिसको आप सच में सोच के कि सच में यार ये हैवानियत की हदें पार हो गई हैं? रेप केस के केसेस हमारे पास बहुत आए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत आते हैं हमारे पास। रेप केस में तो अभी पीछे कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची थी जिससे रेप केस हुआ था, सिविल हॉस्पिटल में थी, मे बी 3 मंथ बैक। तो हमें किसी ने फ़ोन किया था कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसे 10 दिन हो गए थे, कोई उसका कोई आगे चेकअप नहीं हुआ था। तो मैं और मेरे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं मनोरंजन कालिया जी, उनके साथ मिलकर मैं वहाँ गई थी। मेरे साथ गुरमीत जी भी गए थे, और हमने जाके वहाँ के SMO साहब से बात की, तो उन्होंने तभी उनके टेस्ट वगैरह भेजे। तो बाद में उनके साथ, जिनके साथ थी, वो लड़के अप्रोच में नहीं आए, पुलिस ने अच्छा नहीं अपना रोल निभाया। तो मैं भी, शायद अभी केस चल रहा है उनका, उस लड़की को हमने पूरा अच्छी तरह जो भी ट्रीटमेंट था वो करवाया और उसके घर छोड़ा। ऐसे रेप केस भी आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं अलग अलग। हमारे समाज में इश्यूज बहुत हैं, सोशल इश्यूज बहुत हैं, दबा दिए जाते हैं। एक पीछे लास्ट 6 मंथ
या 8 मंथ बैक एक कपूरथला में एक लड़की थी 14 ईयर ओल्ड गर्ल, 10th में पढ़ती थी वो, तो उसके ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया था जी। तो तेजाब फेंकने के बाद वो दोनों माँ बेटी रहती थी, तो वो यहाँ जोल हॉस्पिटल में आ गई, 1 महीना रही। वो लड़की 60% जल गई थी अपर बॉडी उसकी, और जितना भी तेजाब एसिड जो भी था वो उसके फेस पे था। फेस उसका ऐसा वो कि पिघल गया था, आप देख नहीं सकती थी। जब जोल हॉस्पिटल में तब तो हमें नहीं, सच मन से कोशिश करी थी कि हाँ, वो उनका अपना फैमिली डिस्प्यूट था। उसके मदर की फादर की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो जो हस्बैंड का कोई दूर का भाई था वो उसकी मदर को चाहता था या उससे शादी करना चाहता था। वो थोड़ा अब्रॉड में था या उनकी फाइनेंशियली हेल्प करता होगा जो भी, तो वो आजकल आया हुआ था शायद। तो उन्होंने उससे शादी करने के लिए बोला, तो उसकी बेटी, वो रात को कॉल करता था, जो हमने बेटी से पूछा तो बेटी ने वो रात को उसको ब्लॉक कर देती थी अपने चाचू को। तो वो सोचता था कि यही मेरी राह का रोड़ा है शायद। तो वो बेटी स्कूल से पढ़ के आई तो वो भी उनके घर में आया हुआ था, तो कहने लगा कि मैंने चाय पीनी है। तो लड़की ने चाय बनाई। जैसे वो चाय बनाने किचन में गई, वो पीछे से कोई किट लेके आया हुआ था। मदर उसकी वहीं बैठी रहेगी, वो किचन में गया, उसने अंदर से कुंडी लगाई और उस एसिड में नमक डाला और उसके फेस पे लगा दिया और भाग गया, बाहर से कुंडी लगा दी। मैं उस लड़की की हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो शोर किया, जैसे उसकी मम्मा ने कुंडी खोली, वो आग के समेत, वो जैसा भी जो गिर रहा था वो के समेत पीछे भागी उसके, कम से कम नहीं तो आप कह लीजिए 100 कदम, जो 100 मीटर उसी हालत में उसने खुद पकड़ा उसको। और फिर लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसको पकड़ा, मारा, जो भी किया, पुलिस में दे दिया, तो लड़की को हॉस्पिटलाइजेशन किया। तो मुझे तो ये कांड बहुत बाद में पता चला। ये झंझोड़ देते दरिंदगी की हाँ हद होती है। जब ये फिर इनको यहाँ जोल में रखा, जोल ने थोड़ा सा उसको जो फर्स्ट एड थी दिया, 15-20 दिन रही, फिर इसको शिफ्ट कर दिया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भी इसका इलाज नहीं था, पीजीआई में शायद, तो उन्होंने उनके पास पैसे नहीं थे, उनको फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया यहाँ जलंधर में बार्ट हॉस्पिटल। बार्ट हॉस्पिटल में उसकी मदर ने एक वीडियो बना के डाली कि इसकी सर्जरी का खर्चा जो 3-3.5 लाख रुपया है, तो भी मेरी हेल्प कीजिए। तो ऐसे दोपहर का समय था, मैं नेट चला रही थी, तो मेरे किसी ने व्हाट्सएप पे डाली वो वीडियो। जब मैंने वो वीडियो देखा और लड़की को देखा, मदर को देखा, तो मुझे काफ़ी देखने के बाद थोड़ा मुझे लगा कि मैं अभी जाऊँ देखने। और आप यकीन नहीं मानोगे, 1-1.5 के करीब देखी थी मैंने वीडियो। और मैं तभी अकेली मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे ऑटो में बिठा के आओ, इसने बिठाया और मैं हॉस्पिटल गई। जब मैं हॉस्पिटल गई तो दोनों माँ बेटी थी रूम में। मैंने उनको बोला कि मैं एक एनजीओ से आई हूँ और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो कहती कि हमारा 3.5 लाख का खर्चा है, ये बता रहे हैं। और मदर उसकी बहुत रोई, कहने लगी कि मैं बहुत 1.5 महीना हो गया मुझे इसको लेके घूमते, कोई हेल्प नहीं करता। मेरे हस्बैंड हैं लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहते, अलग रहते शुरू से, और तो आप मेरी हेल्प कीजिए। मैंने इसको बोला कि मैं इतनी बड़ी हेल्प तो शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितनी भी मेरे से हो सकी मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी। हमारे जितने भी लिंक्स हैं हमने अपनी वीडियो वहाँ पे भेजी। और 2-3 दिन के बाद जो हमारे यहाँ के सूफ़ी गायक हैं गुरदास मान जी, उनके वाइफ आए और उनके वाइफ है, हाँ, मंजीत मान जी आए और उन्होंने सारा खर्चा लड़की का उठाया और कहा कि मैं इनका ट्रीटमेंट करवाऊँगी। तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया उसका। उसके बाद मैं जाती रही, रूटीन में जाती रही। तो मैंने देखा कि उनको और भी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कोई कभी बेडशीट चाहिए थी, कभी कोई रोल चाहिए था, कभी छोटी छोटी मेडिसिन चाहिए थी, कुछ खाने के लिए उसे हेल्दी फूड चाहिए था और ताज़ा फूड चाहिए था, तो कोई नहीं था उनके लिए। तो वो बच्ची यहाँ 1.5-2 महीने रही। तो मैंने वो 1.5-2 महीने मैंने और गुरमीत ने अपनी किचन में वो फूड बनाना, सुबह उसको दे के आना मॉर्निंग, फिर रोज़ वो खाना ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। जो भी बच्ची, फिर हमने बच्ची से पूछना क्या खाना है, तो फिर जो भी छोटा मोटा डेली रूटीन में उसको चाहिए था। ऐसे एक शहर में अभी पता नहीं ऐसे कितने और हादसे हैं जो हमने शायद देखे भी नहीं हो, सुने भी नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो दिलों को झंझोर देते हैं वो सच में। तो अब वो ठीक है इस समय? हाँ, तो उसके बाद वो यहाँ से चली गई। जो उसके बाद में हुआ मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। आपने जैसे पूछा कि आपको कौन सा हादसा ऐसा लगा, वो लड़की यहाँ से जब ठीक होके गई, हमने काफ़ी उसको अच्छी तरह भेजा, मेरे सारे जितने मेरी टीम है सारी गई। उसके बाद 3-4 दिन के बाद उस लड़की का मुझे दोपहर को फ़ोन आया। तो जो मैंने विक्टिम बताया था आपको, जो उसका जिसने उसके ऊपर डाला था, उसने अंदर जेल में सुसाइड कर लिया।
विक्टिम ने, हाँ, जो जिसने डाला था। शायद उसको पता लग गया था कि मैं छूटूंगा नहीं, जो भी था वो एक्चुअली एनआरआई था, तो उसको पता था मैं जा नहीं सकता, जो जैसे भी कर लिया उसने। तो उसमें क्या हुआ कि लड़की का मुझे रोते रोते फ़ोन आया सुबह 11 बजे कि आंटी कित्थे हो तुसी। मैं क्या बेटा की गल हो गई, कहते कि आंटी मम्मा नूं पुलिस लै गई आ, तुसी जल्दी आओ। तो मैंने अपनी गर्मी इसको फ़ोन किया, एक दो जनों को और किया, क्योंकि मेरे लिए कपूरथला दूर था। तो मैंने गाड़ी की, तो हम चले गए। मैंने उसको बोला आप रोना बंद करो, मैं अभी आ रही हूँ। तो जब हम गए तो वो अकेली घर में थी, रो रही थी। तो उसकी मदर को मिले हम, तो SHO ने बताया कि ऐसे कल का सुसाइड कर लिया उसने अंदर, और उसके ब्रदर ने इसकी मदर पे इल्ज़ाम लगाया है कि इसने मेरे भाई से जो भी रिलेशन बनाया या समथिंग जो भी था, इसकी टॉर्चर से वो मरा है। जबकि 3 महीने हो गए थे उसको अंदर, 3 महीने एक औरत अपनी बच्ची के साथ थी, 3 महीने से उसके कोई अभी केस शुरू नहीं है, कोई डेट नहीं पड़ी थी, कुछ नहीं। तो वो उससे पहली बात तो टॉर्चर ही नहीं कर सकती। तो वो हमने पुलिस से काफ़ी बातें की, लोगों से सिफारिशें भी डलवाई। तो पुलिस ने कहा कि ऐसा कि उन्होंने डेड बॉडी एक चौक पे रख दी है, वो कहते तभी उठाएंगे जब उसकी मदर को अरेस्ट करके आगे। तो फिर रात को उन्होंने रखा वहीं पे उसकी मदर को। अगले दिन अब रात को प्रॉब्लम ये आई, हम दोनों वहीं रह गई, हमारे साथ के आ गए। तो उसकी मदर को जैसे ले गए तो रात हो गई, लड़की को अरेस्ट नहीं कर पा रही थी पुलिस, करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि बच्ची अभी अंडर ट्रीटमेंट थी। तो वो कहने लगे कि लड़की को ले जाओ आप जी। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लड़की पहले तो यंग लड़की थी, दूसरी वो एसिड से अटैक थी, उसको डेली ड्रेसिंग की ज़रूरत थी, काफ़ी उसको गर्मियों के दिन थे, आपको पता है कि जो जला हुआ बच्चा होता है या कोई भी उस पर जर्म्स वगैरह जदी। तो मैं भी टेंशन हो गई मुझे वहाँ पे। तो वो कह रही थी कि मैं जाऊँगी तो आंटी के साथ जाऊँगी, नहीं तो मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी। तो काफ़ी लोगों से मैंने सलाह ली, सब ने मुझे मना ही किया कि नहीं लेके आओ आप, देखो ऐसा वैसा। पर मुझे लगा कि आज इस लड़की को ज़रूरत है, तो मैं उसको अपने साथ ले आई उस दिन। वो लड़की मेरे पास 3 महीने रही यहाँ पे, 3 महीने उसकी मदर, हाँ 3 महीने रही। और उनकी मदर कहाँ थी? मदर जेल में 3 महीने से वो भी जेल में थी। हाँ 45 डेज़ तो पहले रहे, फिर एक बार हमने उसकी लगाई ये जमानत करवाई, लेकिन उसमें एक छोटी सी मिस्टेक आ गई, उसकी वजह से फिर छुट्टियाँ आ गई 15-20 दिन, फिर ऐसे ही लिंगर ऑन हो गए ऐसे। तो वो लड़की को आप सोचेंगे रखना, इस रूम में हमने रखना, किसी बच्चे को अंदर जाने नहीं देना, डेली उसे बाट हॉस्पिटल लेके जाना, फिर उसे एक लॉट आ गया, फिर कहीं और हॉस्पिटल लेके जाना, इसने डेली आके सुबह से वॉश करना, नहलाना धुलाना, कपड़े डालने, मैंने खाना वगैरह देना। 3 महीने में हमने उसकी मदर का केस भी हैंडल किया और हाई कोर्ट से हमने जमानत करवाई उसकी मदर की। अच्छा। और लड़की को मदर से मिलाया, फिर मदर लड़की 10-15 दिन रह के फिर उनको उनके घर छोड़ के आई। अब लड़की बिल्कुल ठीक है, उसके सर्जरीज हो रही हैं फेस की, फेस भी उसका काफ़ी ठीक हो गया है और मुझे बहुत खुशी होती है उसको देख के। हमने तो जो हेल्प की पर उस लड़की में भी एक अलग सा जज्बा था। मैंने जब भी उन माँ बेटी को हॉस्पिटल तुम नहीं तोड़ सकती, हाँ मैंने उनको जब भी हॉस्पिटलों में देखा, मैंने कभी मदर बेटी को हौसला देती थी, बेटी मदर को हौसला देती थी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी वहाँ देखने में कि शायद इसी वजह से बच्ची आज सर्वाइव कर रही है। अब +2 में है वो चाहती कि मैं अब्रॉड जाऊँ पढ़ने। तो हमने भी कहा है कि जब भी आप जाओगे जितनी हमसे हेल्प होगी हम आपकी करेंगे। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा एक्सपीरियंस कि कानून मदद कर पाता है हमारी कि नहीं? कहीं पर आकर औरतें अपने आप को लाचार फील करने लग जाती हैं कि सच में हमारा कोई नहीं है, तो आप इस चीज़ को कैसे समझती हैं? हम जब भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस स्टेशन वाले ही हमें वो रिस्पेक्ट और वो उस नज़र से नहीं देखते फर्स्ट एंड ऑल। सेकेंड, जैसे हम गए हैं, हमने वो लड़की की बात बताई है, तो पीछे से कोई फ़ोन आ गया उनको, ऊपर से जहाँ कोई हमारे बैठे बैठे कोई जेंट्स पर्सन आ गया उनके साथ, तो वो सभी उनके साथ चल देते हैं। आप जहाँ बैठे रहते हैं, आपसे नहीं पूछा जाता कि आप इनके साथ आइए, क्या है क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन में अभी ऐसा ही है कि पुरुष प्रधान देश है वो, वहाँ जाके महसूस होता है। मुझे कभी भी जब भी कभी दुख लगा कि कहीं काम नहीं हुआ, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके लगा कि इन्होंने हमारी सही दिल से ढंग से मदद नहीं की। जैसे लड़की अगर उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती है तो उनको लगता है कि शायद लड़की ही गलत है, हाँ शायद लड़की समझ नहीं पा रही है, लड़के की गलती। लड़के तो एक ऐसा इन्फीरियर बना दिया कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। औरतें पुलिस को नहीं बुला सकती, औरतें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस चीज में क्या आप? मैंने देखा कई बार वो धमका देते हैं हमारे सामने उनको, जी बीबा चुप करके बैठ जा, हाँ ऐसे धमका देते हैं, मैंने देखा। और मैं हमेशा लड़कियों को सजेस्ट करती हूँ, जब भी मेरे पास कोई लड़की आए, वैसे तो हम उनकी काउंसलिंग
करते हैं, हमेशा पैचअप करवाते हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो कि उन्हें जाना ही पड़े तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप पहले कमिश्नर साहब के पास जाइए, वहाँ अपनी एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद वुमेन सेल में जाइए, वुमेन सेल में हम आपके साथ चलें। जितने भी केस मैंने वुमेन सेल में जाके एडजस्ट करवाए हैं, जब पैचअप करवाए हैं, मुझे वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है। सबसे पहले तो वहाँ लेडीज़ होती हैं, आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरह सुनती हैं और आपको बैठने के लिए बोलती हैं। दोनों अगर हमारे ऑडियंस को, लेडीज़ को, महिलाओं को कमिश्नर के पास जाना है तो वो सीधे कैसे जा सकती हैं कमिश्नर के पास? आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी लड़की को प्रॉब्लम आती है, वो लोकल थाने की बजाय, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ सुनवाई अच्छी नहीं होती जेंट्स के कारण। आप अपनी एप्लीकेशन लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए, लिख के आप वहाँ टाइम लीजिए कमिश्नर के पास। आप ज़्यादा जनों को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ प्रॉब्लम वो जाए, उसकी मदर या फादर जाएँ। वो तो आपकी जो भी कमिश्नर साहब होते हैं बहुत अच्छी तरह, कहीं के भी हों, बहुत अच्छी तरह आपको सुनते हैं और वो आपको मार्क कर देते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन मार्क हो जाती है, एक नंबर लग जाता है, तो फिर वहाँ से वो आपको पूछते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन में जाना है बेटा या आप वुमेन सेल में, कहाँ भी, तो हमें वुमेन सेल में जाना चाहिए। तो वो आपको नंबर लगा के एक वुमेन सेल में आपकी एप्लीकेशन आती है, आपका फ़ोन नंबर लिखा जाता है वहाँ पे, आपको वुमेन सेल से फ़ोन आता है, दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है वहाँ पे। तो 2-3 सिटिंग होती हैं वहाँ पे, और अगर आपका पैचअप हो जाती ठीक है, नहीं तो वो आगे कोर्ट के लिए भेज देते हैं। तो सभी को बोलना चाहूँगी, लड़कियों के लिए तो आपको पता ही है कि बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, पर पुलिस स्टेशन में ना जाके सीधे कमिश्नर जी के पास जाके और वुमेन सेल में जाइए और उनको जवाब देना होता है कि वहाँ पे इतने दिनों में आपने क्या इसका रिजल्ट दिया। जी, सबसे बड़ा सवाल, इस मुहिम को इतने से इतना बनाने तक कितनी महिलाओं का योगदान रहा है? पुरुष प्रधान देश में एक औरत ने इतने बड़ी एनजीओ को, संस्था को एक नाम दिया, नारी शक्ति नाम दिया और इसको आगे ले गए। इसके साथ कौन कौन जुड़ा है, कैसे जुड़े हैं और क्या काम करती है और क्या काम होते हैं, ये चीज़ आप हमारे ऑडियंस को, दर्शकों को और हमें बताइए कि अगर हमें जुड़ना हो तो क्या ज़रिया है, और अगर हमें किसी अपनी महिलाओं को जुड़वाना हो तो उसका क्या ज़रिया है? मैंने आपको जैसे पहले बताया, जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया तो हमने 11 मेंबर की कमेटी बनाई लेडीज़ की। आप हमारे एनजीओ से आइडिया लगा सकते हैं, नारी शक्ति वेलफेयर सोसाइटी नाम रखा तो नेचुरली वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करती है। जब हमने ये काम शुरू किया तो कई लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया, ये क्या कल की प्रधान आ गई, ये वो, ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन हम अपना काम करते थे। प्रैक्टिकली हमें 3 साल लग गए सर्वाइव करने में। तब 3 साल के बाद लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गए। हम जब भी किसी का काम करते उनको फ़ोन करते अपने प्रोग्राम में आने के लिए या कैसे भी, तो वो जुड़ती गई, हम चलते गए और कारवां खुद ही बनता गया। और आज तक हमारे साथ कम से कम नहीं तो 100 औरतें होंगी जुड़ी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं हमारे पास। अब तो हमारे एनजीओ में जेंट्स भी जुड़ गए काफ़ी, और काफ़ी बड़ा हमारा एक समूह बन गया है। अब ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती। रही आपने जैसे पूछा काम की बात, हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हमारे पास सिलाई सीखती हैं लड़कियां, और उसमें ब्यूटी पार्लर का कैंप चलाते हैं हम। ब्यूटी पार्लर में जो लड़कियां अच्छा सीख जाए उन्हें ब्यूटी पार्लर खोल के देते हैं। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं सेल्फ डिफेंस पे। हम लड़कियों को जूडो कराटे सिखाते हैं हम, जिसमें हमारे पास 20, 22, 25 साल की लड़कियाँ भी होती हैं और इनकी सहेलियाँ भी होती हैं हमारी, ये भी सीखते हैं साथ में। उसके बाद हम एक समर कैंप लगाते हैं 1 जून को, हर साल लगाते हैं, पिछले 10 साल से लगा रहे हैं ये रेगुलर। उसमें स्लम के बच्चों के लिए हम समर कैंप लगाते हैं, जो बच्चे स्कूलों में फ़ी पे नहीं कर पाते उनके लिए लगाते हैं। उसमें 1 घंटा योगा, 1 घंटा डांस और 1 घंटा कराटे सिखाते हैं। उसके बाद जैसे एक कुकिंग का छोटा आर्ट एंड क्राफ्ट का, जैसे आप देख ही रहे हैं मेरे घर में सच में बहुत प्यारा घर है और बहुत सारे फ्लावर पॉट्स हैं। ये आप खुद पेंट करती हैं? हाँ जी, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे शुरू से शौक है। मुझे भी है, मेरे हस्बैंड को भी है, मेरे बेटे को भी है। वैसे ज़्यादा काम उसी का किया हुआ, मेरे पास उतना वक्त नहीं होता। ऐसे बच्चों को ये भी सिखाते हैं हम। मैं मैम से ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक छोटा सा संदेश जो आप सभी ऑडियंस को, सभी दर्शकों को बताना चाहें, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हाँ, आजकल सभी समझदार हैं, किसी को संदेश की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं मानती हूँ कि समाज में सभी अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे स्टैंड हो सकें और वो समाज का हिस्सा बन सकें। और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी जेंट्स हैं, वो अपनी बच्चियों को प्यार करें। अपने घर में सबसे पहले अपनी माँ को प्यार करें, अपनी बेटी को प्यार करें, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को। हम सब जब अपने घर से ये इज्जत देंगे तो ये समाज पक्का बदलेगा और बदल जाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। जी,
इन्हीं जंजीरों को तोड़कर आज हम ये विषय लेकर आए थे कि औरत तो सच में नारायणी है। नर्क का द्वार तेरे लिए बना ही नहीं था, ना किसी और के लिए भी बनेगा। नर्क सिर्फ आज यहीं पर है, अपने कर्मों पर है। तो आज के साथ इसी समय और इसी वक्त इसी घड़ी हम लेते हैं आपसे इजाज़त। कुछ ऐसे विषयों पर और ऐसे मुद्दों पर ज़रूर आपके साथ वार्तालाप करेंगे और कुछ इन्हीं बातों को बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी।